नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनाक्षी। शो है बात भारत की। बिहार चुनाव अब खत्म हो चुके हैं। आज वो आखिरी पड़ाव था। नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। इसके साथ ही देश में बहुत सारी ऐसी घटनाएं चल रही हैं जिन पर उस तरह से नज़र नहीं गई है, जिन्हें हम शो में लेना चाहेंगे। इसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण जो रिपोर्ट रही, जो खबर रही, वो ये थी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 2015 में हुई अखलाक की लिंचिंग के जो आरोपी हैं उनके खिलाफ सारे मामले जो हैं वो ख़त्म करने का फैसला किया है। ये एक बहुत बड़ा मामला है जो तवज्जो चाहता है। इस पर हम शो के दूसरे भाग में बात करेंगे। शो में मेरे साथ आज मौजूद हैं द वायर की एडिटर सीमा चिश्ती। सीमा जी, आपका स्वागत है। मेरे साथ हैं द क्विंट की पत्रकार अलीज़ा नूर। अलीज़ा, आपका भी स्वागत है। सीमा जी, पहले भाग में मैं बिहार चुनाव के बारे में बात करूंगी। एनडीए वापस से सरकार बना चुकी है, नीतीश कुमार शपथ ले चुके हैं। अब यहाँ से आगे जिस तरह के हमने पूरी जो चुनाव की रिपोर्टिंग थी उसमें देखा कि लगातार कहा जा रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी अभी भी जो 20 साल पहले की सरकार है उसके खिलाफ है। पूरा चुनाव जो है वो जंगल राज को लेकर ही लड़ा गया है, जंगल राज का डर दिखाते हुए। क्या कब तक हम इस सरकार को, नीतीश सरकार या एनडीए सरकार के कामों पे कब हम इसका जो जज करना शुरू किया जाएगा? आप अभी क्या आपको लगता है? देखिए, इसमें दो पहलू हैं। एक तो जज कहाँ किया जाएगा। सारे अगर हम लोग आंकड़े देखें, जो भी सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, जो वो गरीबी के हों, भुखमरी के हों, मेल न्यूट्रिशन के हों, विमेन एम्पावरमेंट के हों, महिला से भी जुड़े जो आंकड़े हैं, उसमें तो बहुत क्लियर है, उसका जजमेंट तो आउट है। लेकिन उसमें मतदाता और वोटर क्या देख रहा है और 20 साल की अपनी जो जर्नी है वो उसको किस रूप से देखता है, और अगर उसको लगता है कि इसी सरकार को एक भारी बहुमत से वो लौटाएगा, तो इस पर विपक्ष को गहन मतलब चिंता और इसका गहन अध्ययन करना पड़ेगा। उनको समझना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि कहाँ चूक हुई अपनी बात, अपनी स्टोरी कहने में, अपनी कहानी और अपनी बात को आगे करने में, और कहाँ सत्ताधारी पार्टियां आगे रहीं। लेकिन दूसरा पहलू इसमें यह है कि चुनाव आयोग का क्या रोल रहा। इसकी ये बात नहीं है कि भाई रिग हुआ इलेक्शन या हम नंबर्स को न माने। एनडीए को लगभग 9% आगे हैं वो लोग। एमजीबी महागठबंधन का को तकरीबन 1% यानी 0.7% मत प्रतिशत का नुकसान हुआ है इस बार। तो यूँ समझिए 10% का फासला है। लेकिन इसमें पूरा जो आपका कैंपेनिंग फील्ड थी वो कितनी इवन थी, उसमें कितनी नाबराबरी है। जितने रिसोर्सेज का हवाला दिया जाए तो रिसोर्सेज, जिस तरह की कैंपेनिंग और महिला, ये जो पैसा दिया जा रहा है ये तो किसी की जेब से नहीं आ रहा है। ये ना प्रधानमंत्री के जेब से, न ही इस सरकार की जेब से। ये तो टैक्स पेयर का पब्लिक मनी है जो अवेलेबल है सरकार को। और वो जिस तरह से इसको हमने गिफ्ट दिया है आपको, एक हम लाभार्थी हैं आप। इस पूरे प्रोपेगेंडा को, जिसको लार्ज सेक्शंस ऑफ द मीडिया ने, ज़्यादातर जो बिग मीडिया है उसने इसको बढ़ावा दिया, और एक ऐसी मानसिकता तैयार हो गई कि मतलब अहो भाग्य, मतलब अब आप ही के, हम एक पूरी सिटीज़न की ही भूमिका में आपने वोटर्स को नहीं छोड़ा। तो इसमें इसको भी हमें सोचना पड़ेगा। लेकिन आगे इसके कई चीज़ें होंगी, क्योंकि नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर तो पहले से ही नॉट जस्ट स्पेकुलेशन लेकिन इन्फॉर्मेशन ऐसी रही है। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की एनडीए ने, उन्होंने अकेले कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। महज 26 सेकंड तक वो स्टेज पे थे जब घोषणा पत्र दिखाया जा रहा था या पेश किया जा रहा था जनता को। तो किस तरह की सरकार वो चलाएंगे। 12 एमपी उनके ऐसे हैं जिनकी वजह से मोदी सरकार जिंदा है। वो सेंटर में बहुमत में है, क्योंकि वैसे तो बीजेपी का बहुमत नहीं है, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है इनके लिए। और बीजेपी एक तरह से काफ़ी क्लियरली जिस प्रकार से अपना महाराष्ट्र मॉडल चला रही है, यानी एक अलायंस लीडर के मुख्यमंत्री होने के बावजूद जिस तरह से उसने पूरी तरह से उनके पाँव के नीचे से उनकी जड़ें काट दी और धीरे धीरे करके उनके सारे लोगों को भर्ती कर लिया है। अब यहाँ पे एक बात मैं जोड़ना चाहूंगी कि एकनाथ शिंदे जो हैं वो मिलने आए हुए हैं गृह मंत्री से कि उनका यही आरोप है कि उनकी पार्टी के जो लीडर्स हैं उन्हें पोच किया जा रहा है, उनको मिलाया जा रहा है। इसकी वजह से वो कयास जदयू को लेकर हम लोग लगा रहे थे बिल्कुल। हाँ, और एक छोटी सी बात जिसमें इनकी मानसिकता बहुत क्लियर हो जाती है, जदयू के ही सिलसिले में वो बिल्कुल रिफ्लेक्ट होगी। अमित शाह ने पिछले महीने कुछ ऑफिसेज इनॉग्रेट किए वहाँ अपनी पार्टी के महाराष्ट्र में, और उन्होंने खुद कहा कि हमें बैसाखियों की ज़रूरत नहीं, क्रचेस की ज़रूरत नहीं है। तो क्रच क्या होता है? क्या अब जो बिल्कुल टूटा बटा हुआ विभाजित शिवसेना और एनसीपी अब क्रचेस हैं और अब उनको ज़रूरत नहीं है? तो ये तो इनके एलाइज को बहुत
सोचना पड़ेगा कि आने वाले दिन इनके किस तरह से होने जी, हैं। क्षत्रपों को लेकर जो भाजपा का रवैया रहा है वो लगातार यही रहा है। हम देख चुके हैं कि भाजपा ने महाराष्ट्र में क्या किया, और ये कयास लगना जिस दिन नतीजे आए थे तब हम बहुत ज़्यादा उस वक्त निश्चित नहीं थे कि हाँ नीतीश कुमार ही वापस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तब भी उस वक्त भी ये एक सोच समझ थी कि हाँ भाजपा के लिए जदयू इस वक्त वो ज़रूरत है जिसमें उनको अभी वो किसी भी तरीके से, किसी भी अन्य तरीके का कोई भी गठबंधन करने या सेटअप करने में अभी तो उनके लिए सक्षम नहीं है वो। ये बात हो जाती है नीतीश कुमार एनडीए की। लेकिन जब हम विपक्ष को देखते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, हम सहमत हैं इस चीज़ से कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, सब एक समान नहीं है, सबको एक समान नहीं अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं। बावजूद इसके जब हम राजद का कैंपेन देखते हैं, जब हम कांग्रेस का देखते हैं, जब हम भाकपा को देखते हैं, भाकपा माले को देखते हैं, या फिर हम वीआईपी पार्टी को देखते हैं, ये सभी लोग एक साथ एक पेज पे बहुत देर से आए हैं। लगातार बहुत सारे मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो विपक्षी गलतियां बता रहे हैं, लेकिन क्या ये समय नहीं है महागठबंधन के लिए या विपक्षी दलों के लिए, खासकर जो लगातार एकजुट होकर इंडिया गठबंधन के अम्ब्रेला तले जो आए हैं साथ में, अपना एक आत्मावलोकन करने का, एक इंट्रोस्पेक्शन करने का कि क्या गलती हो रही है। हम मानते हैं कि गैर बराबरी है, लेकिन गैर बराबरी जो है वो चुनाव आयोग के लेवल पर है। एक आम मतदाता या आम नागरिक के तौर पर मैं अगर देखूं, फिर भी जिस तरीके का मैंडेट मिला है उसमें आप ये संभावना नहीं व्यक्त कर सकते कि नहीं ये पूरा ही चुनाव रिग्ड है, या फिर ये जो मतदाता हैं उनका ये कहने के लिए original तथ्य नहीं है हमारे पास, वो रिग्ड हमारे हो या पास ना तो हो उसके लिए। हाँ जी, हम ये बगैर तथ्य के तो अभी कह ही नहीं सकते। बट फिर भी अगर हमें लग रहा है कि जमीन पर हमारे लिए बिल्कुल भी मतदाता तैयार नहीं है, तो क्या विपक्ष को बड़ी बड़ी बातें या सिर्फ इस तरीके के आरोप लगाने के साथ ही, आप आरोप लगाइए, आप तथ्य सामने रखिए, बहुत अच्छी बात है। आप जिस तरह के चुनाव आयोग के बारे में जो राहुल गांधी कह चुके हैं, हम ये देख चुके हैं कि उन्होंने जो बताया वो अगर फैक्चुअल लेवल पर जाकर चेक किया जाए तो बहुत सारे उसमें सच्चाई सामने आएगी। इसके साथ ही क्या ये ज़रूरी नहीं है कि ज़मीन पर भी एक अपना काडर तैयार किया जाए, जैसे कांग्रेस ने जिस व्यक्ति को वहाँ इंचार्ज बना के भेजा और वहाँ जो नेताओं के साथ हुआ, या अन्य दलों के साथ जब गठबंधन सीट शेयरिंग को लेकर जब चर्चाएं चल रही थी, तो वो जो सिचुएशन थी, क्या इस तरीके से एक इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत महसूस होनी चाहिए विपक्ष नहीं, को? वो बहुत बिल्कुल महसूस होनी चाहिए बिहार के लिए नहीं, हाँ, और क्योंकि अभी और चुनाव आने वाले हैं और अगला भी लोकसभा का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी तो परमानेंटली इन इलेक्शन मोड रहती है, तो आपको भी उसका मतलब अगर रिग्ड भी है और अनइवन भी है मामला, तो मुकाबला कैसे किया जाएगा? इसके लिए तो आपको एक्स्ट्रॉर्डनरी मेहनत करके आपको पहले तो सामंजस्य बैठाना पड़ेगा कि किस तरह से, अगर आप अलायंस में हैं तो आप किस तरह की कैंपेनिंग कर रहे हैं। ये जो 6 से 12 फ्रेंडली फाइट का क्या मतलब था? तो और उसका असर महज उन 6 सीटों पे नहीं, लेकिन पूरे आपके कैंपेन पे आपका उसको पूरा एक असर पड़ता है उसमें। वो तो बिल्कुल एक नींबू निचोड़ देता है आपके कैंपेन में। तो इस पर इनको बहुत विचार करना पड़ेगा, सोचना होगा। और जैसा कि आपने कहा कि लोकल काडर या लोकल लेवल पे जिस तरह से घर घर जाके नॉक करते हैं और बात करते हैं, सारे सक्सेसफुल कैंपेन्स, जो भी डेमोक्रेटिक कैंपेन्स और दुनिया भर में हम ये देख रहे हैं कि क्योंकि मीडिया साथ नहीं दे रहा है और सो कॉल्ड सोशल मीडिया वगैरह चल रहा है, आपको जाके फिजिकली डोर टू डोर कैंपेन करना होगा और अपनी बात बिल्कुल साफ रहनी पड़ेगी। ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इट इज़ अपॉन अस। अब वो वक्त है कि अब वही एक महज एक मुश्किल रास्ता है जिस पे होके गुजरना होगा अगर हमें इसे कुछ करना है, इसको हमें बात कहनी है। इस पे एक मैं ऐड कर सकती हूँ। दूसरी बात ये है कि एक ये तो पॉइंट है ही कि इनके पास जो कार्डर नहीं है या इन्होंने ग्राउंड पे बनाया नहीं। दूसरी बात ये है कि बिहार इलेक्शंस के पहले, चुनाव के पहले बहुत सारे ऐसे महीने में राहुल गांधी गायब थे सीन से। तो जब आप कोई भी बात पे आप ना जवाब रख रहे हैं, ना ही आप कोई और मुद्दों पे बात करें, ये बात ठीक है, आप इस मुद्दे पे बात करिए जो पूरा एसआईआर को लेके और इलेक्शन कमीशन को आपको अगर कुछ आपके एलिगेशन है आप बिल्कुल रखिए, आप उसके लिए एविडेंस भी रखिए। लेकिन आपने बिहार की जो जनता के जो मुद्दे हैं, वहाँ की जो उनके लिए जो ज़रूरी, वहाँ की जनता बात करती है रोज़गार के बारे में, वहाँ पे कास्ट इक्वेशंस हैं अलग अलग जगहों पे, हर सीट के अलग अलग कास्ट एरिथमेटिक जो समझना चाहिए वो कांग्रेस नहीं समझ पाई कई चीज़ों में। और ठीक है, ये बात वो भले ही बोलेंगे कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी और ये सब था, लेकिन आपने ग्राउंड पे काम डाला भी तो वो भी तो दिखना चाहिए था ना। आप क्या खुद ग्राउंड पे गए, आपने कहीं पे भी कोई और मुद्दों के बारे में बात करी? आपने ठीक है इस बात पे आपने उनको एक्यूज़ किया कि वोटर डिलीशंस की बात है, लेकिन वो बहुत देर से आया। तब तक जो जनता वहाँ पे, जिनका जो बेस है, जो नीतीश का बेस है, जहाँ पे ईबीसी है या फिर वुमेन वोटर्स भी जो उनके जो बेस हैं, वो वही देखेंगे जो उन्होंने पिछले कुछ सालों में देखा है कि अच्छा चलो हमारे पास ये नहीं है पर कुछ तो था।
अगर ये नहीं है तो इनमें एक खामियां हैं, लेकिन ये भी तो है। तो आपने जाके जो मुद्दों पे और आप अपना बढ़ा सकते थे, एक डाइवर्स कर सकते थे, आप अपने मुद्दों का ही बेस डाइवर्स कर सकते थे, वो भी आपने नहीं किया। जी, यहाँ मैं एक और चीज़ जोड़ना चाहूँगी कि सारा क्रिटिसिज्म जो है वो कांग्रेस के हिस्से आ रहा है, लेकिन राजद के साथ क्या हो रहा था, तेजस्वी यादव क्या कर रहे थे, उन्होंने अपने कार्यकाल में नौकरियां दी थी और उनकी एक ठीक ठाक जो छवि थी वो बनी हुई थी कि वो रोजगार की बात करते हैं। हालांकि जब हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं, जब हम लोग रोज बरोज हम खबरें लिख रहे हैं, देख रहे हैं, तब हम देखते हैं कि वो एक बहुत देर से सीन में आ रहे हैं। आप जिस तरह से हम कहते हैं कि भाजपा हमेशा चुनावी मोड में रहती है, हमेशा एक्शन मोड में रहती है, कहीं ना कहीं क्या तेजस्वी यादव को इस चीज़ के लिए लगातार प्रयत्न नहीं करने चाहिए थे? जब वो यात्रा हो रही थी राहुल गांधी के साथ में, तब वो साथ में थे, और बहुत सारी चीज़ें ऑप्टिक्स के लिए होती हैं राजनीति में, और हम मानते हैं कि वो हो सकता है कि सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए था, लेकिन जिस तरह की छवि जब जंगल राज वाला नैरेटिव तैयार किया गया, उसे काउंटर करने के लिए एक बार भी तेजस्वी यादव की तरफ से नहीं आया कि वो जिन कैंडिडेट्स पे उंगली उठाई जा रही है उनको लेकर वो कुछ कहें कि नहीं, हमने सो कॉल्ड बाहुबलीज को हमने टिकट नहीं दिया या हमने ऐसा नहीं किया। तो जिस गुंडा राज की बात या जिस जंगल राज की बात एनडीए जिसका डर दिखा रहे थे, उसको सही तरह से काउंटर करने के मामले में भी मुझे लगता है तेजस्वी यादव कुछ नहीं कर हाँ, पाए। मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव अगर खुद अपनी प्लेबुक से पत्ता उठाते, यानी जो उन्होंने 2020 में किया, भाई उसमें कितने कायदे से अलायंस हो गया था, पहले हो गया था और सुचारू रूप से काम हुआ, कैंपेन हुआ, जबकि वो कोविड वाला मामला था, जब कितने सारे इंटरनल माइग्रेंट सारे वापस आए थे यहाँ पे। तो हाँ, और मुझे लगता है कि सिर्फ लालू यादव को गायब कर देना, उनको पोस्टर से डिसअपेयर कर दिया गया, महज वो एक काउंटर तो नहीं हो सकता है आपका। आपको खुल के बात करनी चाहिए, कौन सा जंगल राज, जिस प्रकार जो आपने एम्पावरमेंट की या जिस प्रकार डेवलपमेंट का एक बहुत ही अजीब सा एक मखौल बनाया हुआ है बिहार में, अगर वो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, 20 साल में जो हाल किया हुआ है उन्होंने राज्य का, जो कि बाकी जो हिंदी भाषी राज्य हैं उनके मुकाबले में बिल्कुल पछड़ गया और पीछे हट गया है शुरुआती अपने पहले टर्म के बाद। उस बात को अगर वो कह पाते कि नहीं ये सच नहीं है, उसको कन्फ्रंट करते तो शायद अच्छा होता। लेकिन अब तो वही है कि गरीब की जोरू सबकी भाभी, कि अभी तो वो हारे हुए हैं, तो अब सब लोग राशन पानी लेके अभी पीछे पड़ जाएंगे। क्योंकि देखिए, जैसे कि माले का वोट आधार है, माले ने कैसे इतना बुरा प्रदर्शन किया, उन पे तो कौन सी एंटी इनकम्बेंसी चल रही थी, वो तो लोगों की बात करते थे, वो करोड़पति भी नहीं है, वो लोग तो अपने छोटे से काम पर, उनका तो काडर भी है। तो इसमें तो मुझे लगता है इसमें तो बिहार के वोटर से भी पूछना पड़ेगा कि आप क्या देख के आप वोट कर रहे हैं, उनको भी कैसे आपने उनको हरवाया। तो मुझे, और ये तो पूरी ट्रेजेक्ट्री जो CPI-ML की अब तक चल रही थी इस पूरी सदी में, वो अब ही थी, ये पहली बार है कि वो स्लम्प आया है। तो ये मतलब मुझे लगता है इसमें तो हमने बात भी करनी चाहिए, ठीक है मुद्दों की भी बात कर रहे हैं, तो फायदा क्या है। जी, मुद्दों की बात के साथ में एक चीज़ है कि किस तरह से नफरत जो है, हेट जो स्पीचेस हैं, वो किसी भी चुनाव प्रचार का हिस्सा बन चुके हैं। एलिजा, आप इस पे लगातार रिपोर्ट करती रही हैं। जब आप देखते हैं कि कोई भी चुनाव होता है तो हम लोग अपना जो पत्रकार हैं या जो इंडिपेंडेंट मीडिया ग्रुप्स हैं, उनके एक टीम तैयार हो जाती है, हेट ट्रैकर, जो सिर्फ जिन विचारों के ऊपर ये जिम्मा आता है कि वो जितने भी नफरती भाषण है उनको रिकॉर्ड करें, जिससे कि उसको आर्काइव किया जा सके। क्या इस चीज को लेकर एक कोई काउंटर नैरेटिव तैयार नहीं हो सकता, जिसमें इस चीज को खासतौर पर विपक्ष की तरफ से किस तरह से जो हिस्सा और बन चुके बिल्कुल हैं? हो सकता है, क्योंकि इस बार जो हमने जब ट्रैक कर रहे थे हम हेट स्पीच सारे बिहार के चुनाव के पहले भी दौरान भी, तो भी हमने देखा कि जैसे होम मिनिस्टर अमित शाह भी जहाँ जहाँ गए हैं, जब उन्होंने रैली करी है या कोई टॉक अटेंड करा है, कहीं पे कोई इवेंट पे गए, उन्होंने अपने हमेशा स्पीच में एक बात जरूर बोली है कि राहुल गांधी घुसपैठिया बचाओ कैंपेन चला रहे हैं। तो जब अगर हर जगह आप उनका नाम लेके बार बार अटैक कर रहे हैं, तो महागठबंधन भी कोई तरीके से अगर कुछ काउंटर लाती, कुछ नैरेटिव वहाँ पे कुछ काउंटर करती किसी तरीके से, तो कुछ बात थी। लेकिन हेट स्पीच भी जो बिहार में हमने देखा है, वो चुनाव के बाद भी देख रहे हैं हम। जैसे कि जो असम के मिनिस्टर हैं, सिटिंग मिनिस्टर हैं अशोक सिंघल, उन्होंने जाकर के पोस्ट किया कि बिहार अप्रूव्स गोभी फार्मिंग, और उन्होंने पूरा पोस्ट डाला गोभी की पूरे कल्टीवेशन को लेकर के। तो अब कोई इंसान जिसको ना इसके बारे में पता हो समझेगा कि कल्टीवेशन की बात है, पर वो एक तरीके से वो पॉइंट कर रहे हैं टू 1981 भागलपुर राइट्स, जहाँ पे 100 से ऊपर मुस्लिम्स की डेथ हुई, उनको मारा गया, और उनके जहाँ दफनाया गया था उन्हें, उसके ऊपर उन्होंने कॉलीफ्लावर प्लांटेशन करी थी एविडेंस छुपाने के तौर पर उस पर। तो अब जब ये चीज़ हम देख रहे हैं, वो ट्वीट आज भी है, मैंने चेक किया, 11,000 लाइक्स हो गए हैं उस पर। और जब आप इस तरीके की जेनोसाइडल लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हैं, इतना नॉर्मलाइज कर दिया है आपने, कि अब इस बार तो इलेक्शन कमीशन ने भी कोई एक्शन नहीं लिया।
इलेक्शन कमीशन भी कहीं पे भी उनको कुछ नोटिस नहीं दे रहे हैं कि आप ट्वीट हटाइए या कुछ एक्शन लिए, वो ट्वीट अभी भी है। क्या विपक्षी लेकिन नेताओं की तरफ से उस पर कोई काउंटर या उन्होंने इस पर सवाल कुछ लोगों ने उठाया? कॉल आउट हाँ। किया है, पर वो बस वो थोड़े कॉल आउट के उस पे रह जाता है, उस मुद्दे पे आके अलग से एक मतलब बहुत बड़ी बात है कि आप इतनी बड़ी हेट स्पीच कर दें। और बिहार में ये देखा है हमने कि दो तरीके से हुई। एक तो ये ऑन ग्राउंड वाली हुई है जिसमें जितने भी नेता हैं जा करके हर जगह घुसपैठिए वाला उन्होंने जो नैरेटिव चलाया है वो चीज़ बोलिए। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ जा करके जब उन्होंने बिहार में रैली करी थी तो वो तो डेवलपमेंट वर्सेस बुर्का वाला उन्होंने पूरा नैरेटिव चलाया था कि ये लोग जो बुर्का पहनते हैं फिर ये फर्जी मतलब कागज़ भी हैं इनके पास, ये शक्ल भी नहीं दिखाएंगे पर फर्जी वोट दिलवाएंगे, तो इस तरीके की बातें भी बोली गई हैं। और दूसरी तरफ ये घुसपैठिया वाला उन्होंने पूरा नैरेटिव चलाया। अब जो हमने ऑनलाइन देखा है, जो डिजिटल कैंपेन इनका देखा है, वो हमने देखा है कि इस बार ये एक कदम आगे बढ़े हैं कि अभी तक आप इतने महीनों में जो एक इन्फिल्ट्रेटर या घुसपैठिया कैंपेन जो आप चला रहे थे, ये इन्होंने झारखंड में पिछले साल भी किया। इस साल ये एक कदम आगे बढ़े हैं और इस बार जो इन्होंने इनकी जो पूरी एक मशीनरी चली है ऑनलाइन, जिसका मुझे लगता है कि कई लोगों ने या तो डिस्काउंट कर दिया या अंडरमाइन कर दिया कि वो एक फैक्टर नहीं है, बट ये एक हिंदुत्व पॉलिटिक्स है, हेट स्पीच भी उनका काफ़ी फैक्टर है वहाँ। तो जो एक कदम ये आगे चढ़े उसमें ये है कि बीजेपी के ऑफिशियल अकाउंट्स भी उनके भी पोस्ट हैं, उनके कई सारे ऐसे पॉलिटून्स करके एक अकाउंट है, एक पालतू पलटन करके अकाउंट है, एंड दे हैव अ लॉट ऑफ ऑडियंस, मतलब बहुत ट्रैक्शन एंगेजमेंट मिलता है, जिसमें ग्राफिक्स हैं, जिसमें मुस्लिम्स को एज डॉग्स दिखाया है, एज रैट्स दिखाया है, एज वर्म्स दिखाया है कि आप एज अ डॉग दिखा देंगे, जो जहाँ पे भी आप मुस्लिम दिखा रहे हैं उनकी टोपी आपने बना दी, सर पे लगा दी। कई जगह जहाँ पे आपने मुस्लिम्स को दिखाया उसमें या तो पाकिस्तानी लिख दिया या घुसपैठिया लिख दिया या वोट बैंक लिख दिया है, तो इस तरीके की इमेजरी यूज़ करिए। बीजेपी के ही ऑफिशियल ट्वीट्स हैं जहाँ पे दिखाया है, एक पूरा चूहा दिखाया है जिस पे घुसपैठिया और वो सब लिखा, और टोपी स्कल कैप लगाई है उनके। तो इस तरीके की जब आप इमेजरी कर रहे हो, आप डिह्यूमनाइज तो कर ही रहे हो, पर आप लोगों के दिमाग में आपने 3-4 चीज़ें भी आप पॉइजन आप एक तरीके से आप वो कर रहे हो, घुसेड़ रहे हो उनके दिमाग में, जो कि 2-3 चीज़ें। एक कि आप ये घुसपैठिए हैं, ये आपके जो है हिंदूज के रिसोर्सेज ले रहे हैं, उनके लैंड रिसोर्सेज ले रहे हैं, इसीलिए इनको निकालना ज़रूरी है, इनको टर्मिनेट करना ज़रूरी है इन जगहों से। और दूसरा ये है कि आप फिर जो अगर विपक्ष के कोई भी क्लेम्स हैं वोटर डिलीशंस को लेके, अगर उनमें ज़रा सी भी लेजिटिमेसी है, तो आप वो पहले ही काउंटर कर दे रहे हो कि देखो लेकिन ये तो यहाँ पे इस तरीके के मौजूद हैं। जैसे इन्होंने सीमांचल का भी अगर हम एग्जाम्पल लें तो सीमांचल में भी इनके ही एक वीडियो था जो इन्होंने चलाया था, जिसमें फिर से वही घुसपैठिया मुस्लिम दिखाया है और उसको पकड़ के ले जा रहे हैं, और इस तरीके के कई सारे वीडियो आए हैं। तो जब आप ये चीज़ सीमांचल में दिखा रहे हो, कई जगह आप स्पीचेस में भी बोल रहे हो कि वहाँ की डेमोग्राफी को खतरा है क्योंकि वहाँ पे इन्फिल्ट्रेटर्स है, आप किस बेसिस पे बोल रहे हो आप ये? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं पे भी वो फॉरेन इन्फिल्ट्रेशन पे कहीं जवाब नहीं दिया। जब उनसे पूछा भी गया उन्होंने कोई डेटा नहीं दिया, इस पे कोई आंकड़े नहीं है। दूसरी बात, बल्कि उल्टा मीडिया में है रिपोर्ट्स जो ये बताती हैं कि मेरे ख्याल से न्यूज़ क्लिक की एक रिपोर्ट है जिसमें उसने इलेक्शन कमीशन के ही रिपोर्टर ने इलेक्शन कमीशन ऑफिशियल से बात करी, जिसमें उन्होंने कहा है कि एसआईआर में वोट फॉरेन इन्फिल्ट्रेशन से कोई डिलीशन सीमांचल में नहीं हुआ है, उस ग्राउंड्स पे नहीं हुआ है सीमांचल में। तो जब आपके पास ये आंकड़े हैं, पर ये जब आप इतनी नफरत आप जो फैला देते हैं, उसका डैमेज जो होना होता है वो हो चुका होता है। हाँ, और इसमें आपने बहुत अच्छा वर्णन दिया कि किस तरह से ग्राउंड पे हो रहा है। देखिए, ये 12वां साल है जब बीजेपी इज आउट ऑफ द क्लॉसेट, वो खुल के अब ये बात करती है। ये बात तो हाईएस्ट पल्पिट से हो रही है। ये जो हेट का माहौल वगैरह जो फ्लोट किया गया है, बीजेपी असम और बीजेपी ये जिस तरह से विजय सिंघल ने कहा है इस बात को, हमें इस पे आश्चर्यचकित तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर 2 बार कह चुके हैं, इंडियन एक्सप्रेस के फोरम से उन्होंने बोला, किसी ने कंटेस्ट नहीं किया। मुख्य विपक्षी पार्टी को मुस्लिम कम्युनिस्ट पता नहीं क्या बोल रहे हैं, और उन्होंने ये बात भाजपा के हेडक्वार्टर्स में भी की। तो ये तो पूरा एक प्रोजेक्ट इनका, एक उसी तरह की एक दरार बनाने का, एक लाइन खींचने का लाइन भारत खींच चुकी है, अब उसे और गहरा किया उसको जा रहा गहरा है। करके उसमें और जहर घोल रहे हैं पब्लिकली। तो उसका तो पूरा फायदा इनको, जैसे हम लोग बोल रहे थे कि दाल में नमक की तरह हो गया है कि आपने उसको बस एक फ्लोट कर दिया है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि हम सिर्फ ये कहें कि विपक्षी क्यों नहीं कह रहे हैं। ये तो भाई फुल भाई टॉप से आ रही हैं ये बातें, और ये बता रहे हैं लोग कि किस तरह से आपको बिहेव करना है, और यही हमारी पॉलिटिक्स है, और हम इसी तरह से अब इलेक्शन लड़ेंगे। और ये हमारी कल्पना है, परिकल्पना है भारत की कि इस तरह का भारत होगा। दिस इज आवर आइडिया ऑफ इंडिया। तो हम तो इस वक्त बहुत ही एक डार्क और डेंजरस स्टेट से गुजर रहे हैं। इस
इसमें हमें किसी तरह के डिनायल में नहीं होना चाहिए। और मुझे लग रहा है बिहार को भी, चुनाव को भी उसी संदर्भ में देखना चाहिए कि क्या रहा है 11 और साल ये में। ज़्यादातर जो हेट स्पीचेस भी हुई हैं वो तब हुई हैं जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वाज इन प्लेस। और अगर अभी ये आलम है कि हम इस तरीके के एक मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी पे हेट स्पीचेस देख रहे हैं या फिर जितने भी हेटफुल पोस्ट देख रहे हैं, अभी अगले साल असम में इलेक्शंस हैं, अगले साल वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस हैं, तब हमें पता है कि ये चीज़ और बढ़ सकती है और वर्सन हो सकती है। और तब भी यही सवाल उठेगा कि इस बार तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई जवाब नहीं था, कोई भी एक्शन नहीं था, यहाँ कोई तक कि भी। जो डायरेक्ट ट्रांसफर्स हुए हैं वो भी आचार संहिता लगी हुई थी उस टाइम पर उस हुए हैं, टाइम पे उसमें हाँ, जी, जी, उस जी, पर जी, भी जी। किसी भी तरीके से कोई उन्होंने भी बस निर्वाचन संज्ञान ही आयोग नहीं की लिया, तरफ से कुछ कोई नहीं किया। संज्ञान नहीं लिया गया। वो तो उल्टे जी दूसरी तरफ का हाँ। संज्ञान लेके उनकी जो भाषा है, वो जिस तरह से विपक्ष के बारे में बात करते हैं, वो जिस तरह से कमेंट, तो मतलब इलेक्शन कमीशन तो हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को नीचे ले जाने में बिल्कुल अव्वल नंबर पे उसका वो जी, एक मुझे याद है पिछले कुछ सालों तक योगदान ये है। होता था, अगर कोई वीडियो आ जाता था हाँ। तो उस वीडियो पर संज्ञान लेकर जो भी जी, लोकल और स्टेट जो इलेक्शन जीती कमीशन हुई की तरफ पार्टी से होता है, था, भारत का कोई ना लोकतंत्र कोई उसके लिए जरूरी कमेंट आ है। जाता था पिछले कि साल ये तक भी जी झारखंड के चुनाव के टाइम पे इलेक्शन कमीशन ने एक पोस्ट के खिलाफ करा था एक्शन। वो फिर वीडियो जो है वो पुल डाउन किया गया था, पर इस साल हमने ऐसा कुछ भी नहीं देखा। जी किसी भी ऐसे तरीके बहुत के सारे लिए पोस्ट बहुत सारे हैं। बीजेपी के एक ऑफिशियल अकाउंट से एक पोस्ट था, उन्होंने एक इन्फोग्राफिक टाइप का पोस्ट किया था जिसमें तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ऐसे एक टोकरी जैसे पकड़े हैं, और तेजस्वी और राहुल गांधी उनके बहुत सारे ऐसे इमेजेस में हैं, और उस टोकरी में बीच में मुस्लिम्स बैठे हैं और घुसपैठिया एक्सप्रेस या ऐसे करके कुछ लिखा, बिहार की तरफ जा रहे हैं। तो या तो आप मुस्लिम्स को जब आप विजुलाइज करते हैं, या तो आप उनको एकदम ही डॉग्स, रैट्स और वर्मिन की तरह दिखा रहे हैं, और या तो आप एकदम उनको इविल मॉन्स्टर्स की तरह दिखा रहे हैं। ज़्यादातर जितनी इमेजरी है उसमें उनकी आंखें लाल हैं और एकदम ऐसे इविल स्माइल है या वैसे करके, और ऐसे रील्स भी बनाए हैं बहुत सारे, तो डिजिटली भी इन्होंने उसमें बहुत रिसोर्सेज और लगाए इस हैं। सब जहर के बीच में हम देख रहे हैं कि निर्वाचन आयोग एकदम निर्लिप्त भाव से बैठा हुआ है, उसे इन चीजों से नहीं, कोई मेरा फर्क मतलब नहीं पड़ रहा मेरा है। ख्याल है निर्लिप्त भाव को ये नहीं कहना चाहिए, वो तो सपोर्ट कर रहा है इन चीजों को। अगर आप इन एक्शन action नहीं से। ले रहे तो फिर तो आप आप support complicit कर हो, आप हाँ, enable कर fully रहे हो, फिर complicit वो है। बात तो हो यहाँ तो जाती है। इंस्टीट्यूशन है, आप तमाशबीन थोड़े हैं। जी जब हेट क्राइम की बात आती है, 10 साल पहले सितंबर 2015 में एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी। मॉब लिंचिंग की वो पहली घटना थी जो देश में हुई थी। अखलाक की लिंचिंग हुई थी दादरी में, गौतम बुद्ध नगर के। उस मामले में 19 लोग आरोपी बनाए गए थे। एक आरोपी की मौत हो गई थी ट्रायल के दौरान। अभी ट्रायल भी पूरी तरह से शुरू नहीं हुआ है, चार्जशीट फाइल हो चुकी है। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि वो सारे जो अभियुक्त हैं उनके खिलाफ जो मामला है वो वापस लेना चाहते हैं, और इसके लिए उन्होंने 3-4 रीज़न दिए हैं। अलीज़ा, आपने इस पर रिपोर्ट किया है, क्या आप बता सकते हैं? मुझे सिर्फ एक याद है जिस पे मैं अगला सवाल पूछूंगी कि सोशल हार्मनी, उन्हें सामाजिक जी समरसता जी, चाहिए। क्योंकि वो बिल्कुल स्टैंड आउट करता है वो जो उन्होंने उस एप्लीकेशन में लिखा है। अब इन्होंने ये एप्लीकेशन 321 सेक्शन जो है सीआरपीसी का, उसके तहत उन्होंने वो फाइल किया है। पर ये एप्लीकेशन, जहाँ तक जितनी मेरी भी अखलाक के लॉयर से जो बात हुई है, यूसुफ सैफी जी, उन्होंने भी ये बताया कि एक तरीके से जो इनकी पूरी फैमिली की 10 साल की जो लड़ाई रही है, एक जो इनकी लीगल फाइट रही है, उसको मिटाना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जिस ग्राउंड्स पे आपने एप्लीकेशन फाइल करी है वही सब कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं एक दूसरे को, क्योंकि जैसे एक सेक्शन है जिसमें इन्होंने कहा है कि जहाँ पे इंसिडेंट हुआ था मॉब लिंचिंग का, वहाँ से कोई भी शार्प वेपन नहीं मिला है, हथियार, फायर आर्म्स, हाँ। हथियार नहीं मिले हैं, लाठी वगैरह लाठी, मिला है, रॉड मिली है। रॉड मिली है, लेकिन हथियार वैसे नहीं मिले। तो फिर ये बात हो जाती है कि कत्ल की जो इंटेंसिटी या जो उसका नेचर है, क्या वो कम हो जाता है कि अगर आपको शार्प वेपन या फायर आर्म नहीं और मिला है? इसमें वो मैं यहाँ मारा तो जोड़ना तब भी चाहूंगी गया है। क्योंकि हम लोग तब हाँ। रिपोर्ट करते थे, हम लोगों ने जब उसकी डिटेल्स पढ़ी थी वो बहुत ही क्रूर डिटेल्स हैं। जी, जैसे उनके जिस बेटे को, अखलाक के जिस बेटे पर हमला हुआ था, उनके सर पर सिलाई मशीन देकर मारी गई थी। उनको अखलाक को घसीटते हुए लेके गए थे, 14 या 15 सीढ़ी थी और वो घायल थे, उन्हें लाठियों से मारा गया था और उन्हें घसीटते हुए लेके गए, यानी कि उनका सर लगातार टकराते हुए गया। और उनकी जब जो बयान दिए थे गवाहों ने, जो चश्मदीदों के गवाह हैं, उसमें वो बहुत ही खतरनाक डिटेल्स हैं कि उसमें किस तरह से खून है और खून के साथ में सर फटा हुआ है, उसके साथ मांस के टुकड़े आ रहे हैं। बहुत ही क्रूर डिटेल्स होती हैं, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि उनके परिवार ने क्या क्या देखा था। ऐसे में ये कहना कि हथियार नहीं थे, अगर कत्ल हुआ है तो कत्ल ज़्यादा मेरे ख्याल से महत्वपूर्ण है ना, कि उसमें हथियार का ना होना। दूसरा उनका कहना है कि सामाजिक समरसता के लिए, ये इसके बारे में यूसुफ सैफी जी का क्या जी, उनका भी यही कहना था कि आप जब आप ये कह रहे हैं कि आप कम्युनल हार्मनी के लिए आप इसको विड्रॉ करना चाहते हैं, आप चार्जेस हटवाना चाहते हैं,
तो ऐसे तो फिर बहुत सारे केसेस हैं जिनमें 302 लगे हैं, क्या उनको हटाने से आपकी कम्युनल हार्मनी आ जाएगी? बहुत सोशल सारे हार्मनी, कम्युनल जी हार्मनी से बड़ा हाँ, शब्द। हाँ। सोशल हार्मनी और आपके सामाजिक सद्भाव, ये वर्ड है उसमें एप्लीकेशन में। तो ऐसे तो बहुत सारे लिंचिंग के केसेस हैं जो जो हुआ अखलाक के साथ, वो ऐसा स्टार्टिंग पॉइंट बन गया था इस कंट्री में कि उस टाइम पे हमने देखा नॉट इन माय नेम के नाम से प्रोटेस्ट चले थे उस टाइम पे। जो उस टाइम के जी होम मिनिस्टर थे राजनाथ सिंह, उन्होंने इस बात पे बोला था। पीएम मोदी तक ने स्टेटमेंट दिया था कि बहुत दुखद बात है। लेकिन अब 10 साल बाद हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे अखलाक वाले केसेस हो गए हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जिनमें इस तरीके की डिटेल्स हैं, लेकिन ना ही जनता की तरफ से वो मतलब पब्लिक आउटरीच नहीं है, ना ही मिनिस्टर्स की तरफ से कोई अकाउंटेबिलिटी मांग रहा हो या अक्यूज्ड को पनिशमेंट के लिए कोई कुछ वहाँ पे रैली कर रहा हो। और जो इन्होंने कम्युनल सोशल हार्मनी का जो पॉइंट था उसमें भी यही था कि आप फिर इस तरीके से आप लिंचिंग के केसेस आप वापस ले लिए, क्या उससे सोशल हार्मनी आ जाएगी? मतलब जिस जिस बात पे आपको यहाँ बात करनी चाहिए, लड़ना चाहिए कि जो सोशल हार्मनी खराब कर रहे हैं, हम उनके खिलाफ यहाँ पे बात कर रहे हैं, हम वो विक्टिम्स को जस्टिस के लिए बात कर रहे हैं लाने के लिए जिन्होंने 10 साल ये फाइट लड़ी है। पर आप उन्हीं को ही आप बोल रहे हैं इल्ज़ाम लगा के सोशल हार्मनी खराब हो रही है उनके लड़ने से। ये मतलब ये उनके लिए ह्यूमिलिएशन है इस पॉइंट पे कि वो क्यों आकर के लड़ें, क्यों बात करें मीडिया वालों से, जब उनको पता है कि जो यूपी। और दूसरे इसमें एक बात ये भी कि यूपी सरकार का एक तरीके से एक स्पिन करना चाह रही है वो नैरेटिव, कि उनको पता है कि ये केस आप पूरा आर्ग्यूमेंट ही बदल दो इस बात पे कि वो गौवंश और गौ का मांस उनके पास था कंजम्पशन या पोजेशन की, उससे कि आप फिर लोग लिंचिंग की बात ही ना करें। लिंचिंग से आपने फोकस हटा के, जो एक्चुअली ये केस एक लिंचिंग की तरह ट्रीट होना चाहिए, आप इस केस को ट्रीट करना चाहते हो काउ मीट पोजेशन एंड कंजम्पशन को लेके। तो वो भी इनका एक तरीके से पॉलिटिक्स तो है। 10 साल में जो हुआ है मीनाक्षी, अलीज़ा, हम इस पे नज़र अगर डालें कि किस तरह से ये कोई इसमें कोई दो वो नहीं है, बहुत क्लियर है कि प्रशासन क्या कर रहा है। सारे वो जुनैद नासिर की लिंचिंग की बात हो या जो हो, वो आता है, वो फ़ौरन केस ठोक देता है, जो मरा है या जो विक्टिम है उस पर आपने केस ठोक दिया। और पूरे जो पोजिशनिंग है वो तो ऐसे ही होती है कि उसके बाद जो भी कहता है अपने आप को गौरक्षक वगैरह, उसका तो करियर एनहांस होता है। वो अक्सर टिकट, उसकी बहुत फेवरेबल उसकी ट्रीटमेंट होती है पुलिस थाने में। उसका तो ये सीवी है, उसका तो पॉलिटिकल पावर के लिए एक सीवी है। हमारे पूर्व मंत्री थे जयंत सिन्हा जी, उन्होंने तो गार्लेट किया था उन लिंचर्स को जो लौटे थे वापस। तो इसमें तो मतलब जिस तरह से हम इजराइल में देख रहे हैं कि वहाँ पर एक बहुत ब्रूटल रेप ऑफ पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स के वीडियो लीक को लेकर प्रोसिक्यूशन के पीछे पड़ गए हैं लोग, और इसकी बात कोई नहीं कर रहा है कि जो उनके साथ जो हुआ वो क्या गलत था, और उनको रिसीव किया गया, और उन आईडीएफ के लोगों की इतनी तारीफ हो रही है। तो मुझे तो डर लगता है कि भारत में भी आप इस तरह का सामाजिक उन्माद एक पैदा करना चाह रहे हैं, और समाज में मतलब रूरल इंडिया में जहाँ पे पहले इस तरह की कम्युनल इंसिडेंट्स वगैरह नहीं होते, तो 2013 के पहले नहीं हुए थे, पार्टीशन के बाद से तब तक उस तरह के इंसिडेंट्स एक अर्बन फिनोमिनन था, लेकिन वो पूरी तरह से वहाँ सीप इन कर गया है। और ये तो एक पूरा पॉलिटिकल मॉडल, और ये तो पूरा एक प्लॉय है। और इसमें दूसरा एंगल ये है कि इसमें आदित्यनाथ जी जो यूपी के सीएम हैं, वो खुद अपने पे जो केस हैं उनके लगे हुए हैं। 2017 में उन्होंने मई में और फिर दिसंबर में खुद उन्होंने वापस किए केस। तो वो तो पूरा जो उनका एज अ फिनोमिनन आउटसाइड द लॉ जो वो थे पहले अपनी हिंदू युवा वाहिनी में, फिर वो अब इस वक्त तो चीफ लॉ मेकर, और वो तो मतलब चीफ सीएम है वहाँ पे, उन्होंने तो खुद अपने केस पलटाए हैं 1995 वाले। तो इसमें कई तरह से वो अपने आप को, अपनी पॉलिटिक्स को और इस तरह के तमाम लोगों को सिग्नल दे रहे हैं कि दिस इज ओके टू डू दिस। उनके चुनाव आने वाले हैं यूपी में भी, उसकी पूरी तैयारी है। बिहार के बाद इम्प्यूनिटी भी बढ़ी है, एक तरह से आपको लगा है कि ये तो सेंस तो ऑफ एंटाइटलमेंट भी और बढ़ा ये है। क्लियर है कि अब शय है उन लोगों को जो समाज में जाकर इस तरह से बिहेव कर सकते हैं, और ये इससे तो आपका मतलब इजाफा होगा, आपका करियर और शार्प होगा। इसमें एक और पहलू ये भी है कि जो अखलाक की फैमिली थी वो इस घटना के बाद से तुरंत वहाँ से चली गई थी, और अब वो किसी शहर में चुपचाप एक गुमनाम जिंदगी बिता रहे हैं। जबकि जब हम खबरों में पढ़ रहे हैं जितने भी आरोपी थे वो ज़्यादा से ज़्यादा 2017 के अंत तक सभी के सभी जेल से बाहर थे, और अब कोई कहीं कैंटीन चला रहा है, कोई किसी और जगह कारोबार कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है। यानी कि वो 19 लोगों में से एक व्यक्ति की किडनी की किसी बीमारी से मृत्यु हो गई थी, और उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया गया था, उसको शहीद जैसा सम्मान दिया गया था, तिरंगे में लपेटा गया था। और जहाँ तक कि तिरंगे की बात है, अखलाक को तो शायद इतना अटेंशन और थोड़ा प्रोटेक्शन मिल गया क्योंकि उनके सबसे बड़े लड़के तो इंडियन
इंडियन एयरफोर्स में कॉर्पोरल थे, तो शायद एयरफोर्स ने थोड़ी बहुत कुछ वो उनको ले गए सुब्रतो पार्क और वहाँ पे उनको सिक्योर किया। लेकिन 20 किलोमीटर दूर प्रधानमंत्री कार्यालय और निवास से ही सिर्फ, ये किसी बिल्कुल ऐसे ही कि गुमनाम किसी ऐसे गांव की बात नहीं है, किसी ऐसे कस्बे की, ये तो बिल्कुल रैंक दिल्ली एनसीआर में हो रहा है। जब ये हो सकता है तो ये क्या बताता है हमारे पूरे निज़ाम और पे अब और वो पूरे परिवार सिस्टम आज पे। तक छिपके रह रहा है अपनी सुरक्षा वजहों से। हम सब जानते हैं, हम लोग जो भी बात करते हैं हमें पूरी हिदायत मिली हुई है कि हाँ, हम उनके वेयर अबाउट्स के बारे में, वो कहाँ रह रहे हैं, हम किसी को ना बता दें जिससे कि उनकी सुरक्षा प्रभावित ना हो। ऐसे में हम देखते हैं कि जो अभियुक्त हैं, यानी ये चोरी और सीना चोरी वाला जो सेंस आ चुका है कि हम ये करेंगे भी, हम मारेंगे भी, हम आपको रोने भी नहीं देंगे। तो क्या अब ये नॉर्म बनता जा रहा है भाजपा की सरकारों के लिए? मुझे लगता है बन ही गया है, एक तरह से बन ही गया है, उसको फाइट बैक ऐसे में क्या भारतीय न्यायपालिका का कोई फर्ज नहीं बनता? जैसे हम लगातार देख रहे हैं कि यूसुफ सैफी जी ने ही कहा है कि वो अगर ऐसा कुछ होता है तो वो लोग ऊपरी अदालत में अपील करेंगे, वो लोग जाएंगे। पर न्यायपालिका क्या ने जब बुलडोजर पे इतना अच्छा ऑर्डर दिया, लेकिन उसका बिल्कुल अवमानना हो रही है, बिल्कुल ये तो तौहीन हो रही है अदालती ऑर्डर की, उसमें वो खुद अपने ऑर्डर को नहीं प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है हाँ, इस पे न्यायपालिका को और सारे इंस्टीट्यूशंस को, भारत में लोकतंत्र इसलिए जिंदा नहीं है क्योंकि हम वोट दे रहे हैं, वो तो इट्स द स्टार्ट ऑफ द स्टोरी। पिक्चर तो अभी बाकी है, मतलब पिक्चर तो तब चलती है जब आपके सारे इंस्टीट्यूशंस, हर उस पे संस्थाएं जो हैं वो रिस्पॉन्ड करती हैं। वो चाइल्ड कमीशन हो, माइनॉरिटीज़ कमीशन, कहाँ है माइनॉरिटीज़ कमीशन, क्या बोल रहे हैं वो, ह्यूमन राइट्स कमीशन कहाँ है, वो किन इश्यूज़ पे बात करते हैं। तो इसमें तो पूरा जो भारतीय लोकतंत्र का पूरा जो ढांचा है वो सिर्फ इलेक्शन कमीशन की वजह से नहीं, लेकिन इन तमाम इंस्टीट्यूशनल, बिल्कुल एक तरह से भाई सिर्फ हम एग्जीक्यूटिव की हम अब वो में कर रहे हैं। तो इसमें वो है, न्यायपालिका से थोड़ी उम्मीद है कि उनको करना चाहिए। उन्होंने अच्छा एक ऑर्डर भी दिया, बुलडोजर के इस अजीबोगरीब ये चलन पे उन्होंने बात कही मॉब अपनी, लिंचिंग पर भी 2018 में जब जी सुप्रीम हाँ, कोर्ट ने बात हुई थी, टिप्पणी उन्होंने की थी, सो पर मोटो हर डिस्ट्रिक्ट में ऑफिसर वगैरह अपॉइंट हुए थे, लेकिन उसके बाद किसी तरह की उसके उसका बाद भी फॉलो कुछ नहीं अप। हुआ। बल्कि लॉयर के पर्सपेक्टिव से क्या होता है कि वो असल में उस तरीके से सोचते हैं कि केस के फैक्ट्स पे पहले लड़ें, कि केस पहले उसके फैक्ट्स के, अभी जैसे ये जो केस है ये एविडेंस स्टेज पर है, तो वो ये उनका जो नज़रिया होता है वो ये होता है कि हम फैक्ट्स पे लड़के पहले इसको स्ट्रांग बना दें, उसके बाद बाकी, क्योंकि अभी इसमें और भी कई सारी चीज़ें हैं कि जो अक्यूज्ड है उनमें से एक जो अक्यूज्ड है वो वहाँ के लोकल बीजेपी लीडर के बेटे हैं। लोकल बीजेपी लीडर हैं संजय राणा, उनके बेटे विशाल राणा। तो उनका कितना रोल है, और जबकि हमने ये भी देखा है कि 2019 में सीएम योगी आदित्यनाथ की एक रैली थी जिसमें वो बिल्कुल फ्रंट रो पे थे, तो वो रैली में थे, और अक्यूज भी जो है वो मतलब हैं खुला घूम रहे हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है कि उनकी कोई जिंदगी पे बहुत कुछ वो प्रभाव पड़ गया है। क्योंकि एक दो जो जर्नलिस्ट हैं हमारे जानने वाले, वो गए भी थे अभी बसाड़ा गांव दादरी कल परसों, और वहाँ पे भी माहौल कुछ ऐसे ही बना हुआ है, जो मतलब पहले भी थोड़ा ऐसे ही माहौल था। अब जो कि ये न्यूज़ में दोबारा बात आ गई है, तो वो भी यही बता रहे थे वहाँ ग्राउंड से कि कुछ ऐसे अक्यूज्ड हैं जो वहाँ पे घूम रहे थे आराम से खुला, और जब उन्होंने देखा कि मीडिया वाले आ गए हैं, उन्होंने पहचाना कि अखलाक के घर के बाहर है, तो उनका मतलब यही कहना था कि आप जाइए यहाँ से, आपसे कोई बात नहीं करेगा, उल्टा आपसे इसमें कोई एक और बदतमीजी ऐड हो करना जाएगी। चाहूंगी। एक ग्रामीण ने एक पत्रकार को जो जवाब दिया, उन्होंने कहा कि अब तक जब हमारे बुरे दिन चल रहे थे, जब हम लोग खराब स्थिति में थे, तब आप यहाँ पर नहीं आए, आपने हमारे बारे में बात नहीं की। अब जब कुछ अच्छा होने वाला है, अच्छा होने से उनका आशय था कि अब जब आरोप हटने वाले हैं और मतलब ये केस खत्म होने वाला है, तब आप चले आए हैं यहाँ पर और अब आप हमसे बात कर रहे हैं। तो उनकी ये शिकायत थी कि अब तक उनके ऊपर जब आरोप थे तब उनकी बात नहीं हो रही थी। तो इस तरह से जितना हॉस्टाइल माहौल उस गाँव का हो चुका है, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि वो जिस जहर की हम बात कर रहे थे शो के पहले हिस्से में, वो जहर बिल्कुल नीचे तक पहुंच चुका है। और अब क्या, आखिरी सवाल है मेरा, सीमा जी, आप बता सकते हैं कि क्या आगे का रास्ता यहाँ से किस तरह से होगा? क्या भारतीय नागरिकों को ही आगे आना पड़ेगा? क्योंकि हम देख रहे हैं संस्थाएं तो अब कुछ नहीं कर रही हैं। भारतीय नागरिकों तो बिल्कुल मतलब दे हैव टेक द गुड ऑफ द कंट्री इन देयर हैंड्स, और एक रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार शहरी की हमारी भूमिका होनी चाहिए। लेकिन मैं इस बात को नहीं मानती कि सब खत्म हो गया, पूरी तरह से जहर फैल गया है। उसको पूरी तरह से पनपाने की कोशिश की जा रही है और पूरी तरह से वो बीट हो रहा है। जैसे टॉप लीडरशिप आपकी वो ख़त्म करेगी, बंद करेगी, जहर बिल्कुल कम होता है। हमने देखा है भाई ये देश तो इसमें विभाजन हुआ है, कितने लोग मतलब अदला बदली हुई पॉपुलेशंस की, कितने भयावह सीन्स यहाँ पे अनफोल्ड हुए, शायद दुनिया में कभी कहीं नहीं हुए हैं उस टाइम 20वीं सदी में उस तरह के सीन्स, उस तरह के हालात में। लेकिन हमने रिकवर किया ना, तो हिंदुस्तान वी हैव टू बी बिगर एंड बेटर देन दिस। और हम लोग एक साथ रहे हैं हज़ारों साल तक, और हाँ, ये नागरिकों पे है, हमारे और हमको डिमांड करना चाहिए, क्योंकि
अभी जो भी सब्ज बाग दिखाए जा रहे हैं कि हम फलां को भगा देंगे, फलां टर्माइट है, फलां दीमक है, उसके बाद क्या होगा? हम लोग देख ही रहे हैं उसका जो मंजर बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, जो श्रीलंका जब उस दौर से गुजरा था, या म्यांमार में जब उन्होंने रोहिंग्या के साथ ही किया था। तो जो सो कॉल्ड बेनिफिशरीज मेजॉरिटेरियंस होते हैं उसमें, उनको भी कोई फायदा होता और ये नहीं है। फांके They go कम down नहीं that होती और road. है। जैसे जी, आपने एक बात Yeah. बोली ना कि टॉप लीडरशिप से जो बात आती है वो जो नीचे पहुंचती है, ये हमने बिहार के चुनाव में भी देखा कि जैसे होम मिनिस्टर अमित शाह कई जगह जाके एक बात बोल रहे थे कि घुसपैठियों को लेकर के कि डिटेक्ट, डिलीट एंड रिपोर्ट, उनका ये एक लैंग्वेज थी। अब ये लैंग्वेज हमने फिर बहुत सारे अकाउंट्स पे भी देखी ऑनलाइन कि मतलब लोगों ने राइट विंग इकोसिस्टम में कई सारे अकाउंट्स हैं जिन्होंने इन्फोग्राफिक्स बनाए थे, मीम्स बनाए थे, जिसमें मुस्लिम्स, जैसे मैंने आपको बताया, वर्मिन की तरह, चूहों की तरह दिखाया कि उनको पकड़ा है और लिखा गया है डिटेक्ट, डिलीट, रिपोर्ट। तो ये रिपल इफेक्ट एक होता है कि जो ऊपर से जो ऊपर से लैंग्वेज चल यूज के होती आता है जबरदस्त होता वो है ripple डिस्कोर्स effect। बन जाता है। अब वो डिस्कोर्स कितना फैलता है, उसका एक टेंजिबली ग्राउंड पे कितना उसका एक असर होता है, वो भी हमें विद टाइम दिखता ही है। क्योंकि जितना हमने देखा इलेक्शंस के टाइम पे बहुत सारा ऐसा डेटा है सपोर्ट करने के लिए भी कि हेट स्पीच बढ़ती है उस टाइम पे, और वो हेट स्पीच कुछ टाइम के बाद एक मतलब बीजेपी की जो एक पॉलिटिक्स है उसमें एक ये चीज़ है कि वो कल्चर और सोशल फैब्रिक में ज़्यादा एक पॉइजन करने का या उसको पोलराइज करने का एक वो रखते हैं कि चुनावी जो भी रिजल्ट आए उसके बाद भी जो आगे चुनाव होने हैं वो उसमें वो बढ़ाते रहें, या उसमें वो आगे उसमें और कुछ add on करते रहें कि अभी तक घुसपैठिया था, अब घुसपैठिए के साथ आपने डॉग्स और रैट्स और उस तरीके की आपने मिजरी यूज करी, अब आगे जाके एक और चुनाव में आप हो सकता है एक और लेवल, कोई और लेवल का आप डिह्यूमनाइजेशन करें। तो ये भी कब तक चलेगा, उसमें भी वही बात है कि जनता को भी इसमें बोलना चाहिए, खासकर मीडिया को, मेन स्ट्रीम मीडिया को। मुझे लगता है कि उनका जितना रोल है वो कि अगर कॉल सिर्फ आउट जहर करने का। फैलाना बंद कर दें, मुझे तो आप लोगों जी, को बहुत जी, उम्मीद वो है, तो है। मुझे तो बस ये हो कि वो बस खामोशी अगर हो जाए, जी, जहर जी, जी। उन्माद ना फैलाए, वो कोई अच्छा काम ना करें, वो जनता देख लेगी अपना, वो बेचारी जी, वोट जी। देके देख ही लेती है, अपनी सरकार चुन लेती है वो। विशफुल लेकिन वो बस थिंकिंग है अगर मैं विश एज इन हिंदी विश आई थिंक, लेकिन अगर वो बिल्कुल खामोश हो जाए, विश फैलाना बंद कर दें, तो उससे भारत को बहुत फायदा होगा। जी जी, आप दोनों इस चर्चा में शामिल हुए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।